जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास सच में जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, और मैं बता दूं भैया जी, ध्यान रखिएगा, 2023 के अंतिम अंतिम तक एक बेहतरीन सी जॉब अगर आप चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ भैया जी, जुड़ जाइए। फ्यूचर अकेडमी XYZ पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पूरे फाउंडेशन बैच फ्री में दे रहा है। क्या फ्री में? पूरे फाउंडेशन बैच फ्री में, सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है, और आपसे कुछ भी एक भी रुपए नहीं लिया जा रहा है। बशर्ते शर्त यह रहेगी कि आपको डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करना होगा, और वीडियो को पूरा देखना होगा, और चैनल पर रेगुलर बना रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज तुमने देखी हो कल नहीं देखी, ऐसा नहीं। रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार हम अपनी वीडियो को रेगुलर करते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन रखते हैं, उसी प्रकार आपको भी मेरे साथ ये कार्य करना पड़ेगा। और मैं गारंटी देता हूँ 2023 के अंतिम अंतिम तक एक बेहतरीन से जॉब कि आप हकदार होंगे। मैं बता रहा हूँ, बशर्ते ध्यान रखना चाहिए, अपने हाथों से नोट्सों को बनाइए, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में विशेष फोकस करिए। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास जानदार शानदार होने की कार्य करेगी। बात करी हमने आपको 39 आर्टिकल नंबर 39 तक आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हम बात करें भाग नंबर 4 की, तो भाग नंबर 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें भाग नंबर 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक की प्रमुख जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 36 से 36 से 51 तक हम यहाँ पर पढ़ने का कार्य करेंगे। अभी हम पिछली क्लास में 39 आर्टिकल तक पढ़ा चुके हैं, और आज बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 14 पर। तो बात करें आर्टिकल नंबर 14 पर, तो विशेष रूप से आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। क्या बताया गया भैया जी? आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। और सीधा सीधा वन लाइनर के तौर पर यह क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है कि बताओ ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल के तहत होता है? कहना सर, ग्राम पंचायत का जो संगठन होता है, ग्राम पंचायतों का जो संगठन होता है, वो आर्टिकल नंबर 40 के तहत आता है। आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40 के तहत आता है। बात करें आर्टिकल नंबर 41 पर, तो विशेष रूप से हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 41 पर कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। क्या भैया जी? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। भैया बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हम किसके तहत हमें पेंशन मिलती है? विधवा पेंशन, बुजुर्ग लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता, प्रमुख रूप से ये सारी चीज़ें आती हैं, वो आपको इसी आर्टिकल के तहत दी जाती हैं। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 41 की, तो इसमें सरकारी सहायता दी जाती है। जैसे आपको काम दिया जाता है, शिक्षा प्राप्त कराई जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो विशेष रूप की अगर हम बात करें, तो देखो, जैसे वृद्धा पेंशन की बात करें, वृद्ध यानी बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्गों की पेंशन। विधवा पेंशन की बात करें, विकलांग लोगों के लिए साइकिल दी जाती है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? आर्टिकल नंबर 41 के तहत। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि सरकार आपको ये सारी चीज़ें नहीं देती है, तो आप इन पर जाकर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर जो मूल अधिकार होता है, तो उसमें आप केस कर सकते हैं, बशर्ते राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी हमने आप पिछला एक आर्टिकल पढ़ा है, उसके तहत आपको पता है कि अगर सरकार चाहे तो वह काम करा सकती है, और अगर ना भी कराए तो आप न्यायालय द्वारा प्रावधानी नहीं है, यानी न्यायालय में उसके प्रति केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये भी हमने आर्टिकल पढ़ा है कि लोक कल्याण के बारे में सोचेगी सरकार। क्या रहेगी? लोक कल्याण तथा लोकतांत्रिक देश के रूप में, लोगों को सोचेगी, लोगों का कल्याण करने की यह सोचने का कार्य करेगी। लेकिन हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल नंबर 41 के तहत, तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाती है। विधवाओं को पेंसिल, बुजुर्गों के लिए क्या? बुजुर्गों के लिए पेंसिल है ना, विकलांगों के लिए साइकिल, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल नंबर 41 के तहत मिलती हैं और आपको सहायता दी जाती है। आर्टिकल नंबर 42 की अगर बात करें प्रमुख रूप से, तो न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रत्युस्तुति सत्ता,
प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे कि गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम नहीं कराया जा सकता। मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 42 के तहत यह बताया गया है, जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, यदि वह प्रसव के 3 महीने पहले और प्रसव के 3 महीने बाद की छुट्टी आपको दी जाएगी के बाद उसका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, चाहे वह सरकारी, अगर हम बात करें सरकारी हो चाहे वह प्राइवेट हो। अगर कोई बढ़िया सी कंपनी है तो वो 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का क्या देती है, आपको पैसा आपका नहीं काटती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ विशेष बात, याद रखिएगा, इसके अलावा इनके जो हस्बैंड होते हैं उनको भी छुट्टी दी जाती है सरकार के द्वारा, और उसका 1 भी रुपए नहीं कटता है, याद रखिएगा। और उस समय पर जैसे जैसे जो पहले के 3 मंथ होते हैं और 3 4 5 6 महीने जो होते हैं, इस मंथ में कोई भी शारीरिक श्रम नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है भैया जी, कठोर शारीरिक श्रम नहीं कराना, क्या कठोर शारीरिक श्रम को नहीं कराया जा सकता है। और ये बताया गया हमें आर्टिकल नंबर 42 के तहत। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 43 को। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 43 को, निर्वाह योग मजदूरी, क्या निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी की अगर बात करें, अर्थात इतना वेतन दिया जाए ताकि उसका परिवार चल सके, यानी कुटीर उद्योग प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो इतना वेतन दिया जाए ताकि उसका परिवार चलाया जा सके। तो प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह लाइन डायरेक्ट कहना चाहती है कि ऐसा ना हो कि मतलब आपने काम कराया 10,000 रुपये का और उसको आप इतना भी पैसा नहीं दे रहे कि उसका घर परिवार चल सके, यानी जो रेट मार्केट के हिसाब से चल रहा होगा वही पैसा आपको उस चीज़ का देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहें, अगर आज हम लेबर की अगर बिलदार की अगर बात करें तो लगभग 400 रुपये हो गए हैं, 400 से 500 रुपये लेबर का चार्ज हो गया है। मजदूरों के अगर बात करें तो 400 से 500 रुपये हो गया है। अब तुम कहो कि हम 200 रुपये में कराएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना वेतन दिया जाए तो ये किसके खिलाफ हो, आर्टिकल नंबर 43 के तहत खिलाफ हो जाएगा। निर्वाह योग मजदूरी, समझ रहे हो, निर्वाह योग मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए ताकि उसका परिवार चल सके। ठीक है, अब बात करेंगे, समझिए तीनों आर्टिकलों को याद करने की ट्रिक। अगर हम बात करें तीनों आर्टिकलों की, तो यहाँ पे देखो दमन, क्या है, दमन, क्या है, दमन। तो 40, 41, 42 और 43 क्या है, 41, 42 और 43, सीधा टेंशन खत्म। द से क्या हो गया, देखो दमन, 41, 42 और 43, देखो। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 43 के का की। अगर हम प्रमुख रूप से आर्टिकल नंबर 43, ठीक है ना, 43 की बात करें तो समझिएगा, 43 के का की बात करें, देखो यहाँ पर देखो आर्टिकल नंबर 41 की बात करें, ट्रिक थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर इस ट्रिक का मतलब क्या हुआ, हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है दमन, दासी हो गया कुछ दशाएं, दासी हो गया कुछ दशाएं। आर्टिकल नंबर 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। आर्टिकल नंबर 42 में बात करें तो क्या होगा, मनोचित दिशा और प्रसूति सहायता, मनोचित दिशा तथा प्रसूति सहायता। आर्टिकल नंबर 43 की बात करें तो यहाँ पे देखो निर्वाह योग मजदूरी, नासी हो गया निर्वाह योग मजदूरी, मासी हो गया मनोचित दशा और दासी हो गया कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। आर्टिकल नंबर 41, आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 43, बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 43 के का की। अगर हम प्रमुख रूप से आर्टिकल नंबर 43 के का की बात करें तो उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी उद्योग प्रबंधक में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 43 के काम में यह वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 44 की तो यहाँ पर देखिएगा प्रमुख रूप से यहाँ पर समझने वाला विषय हो जाता है। देखो आर्टिकल नंबर 44 की बात करें तो समान सिविल संहिता, क्या भैया जी याद रखिएगा, समान सिविल संहिता किस में आता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना भैया जी, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। अनुच्छेद नंबर 44 में समान सिविल संहिता, अनुच्छेद नंबर 44 में समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले वह विवाह किसी भी रीति रिवाज से अलग हो। देखो समझो,
अगर हम बात करें कोर्ट मैरिज की, तो कोर्ट मैरिज की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो वह किसी भी धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, वह कोर्ट मैरिज जब कराएगा तो एक समान ही उनकी कोर्ट मैरिज कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनके साथ किसी मतलब हिंदू के साथ किसी और तरीके का व्यवहार, मुस्लिम के साथ किसी और तरीका, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह तथा तलाक का जो प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर होगा कोर्ट द्वारा, वो सभी के लिए समान होगा, भले ही उनके रीति रिवाज अलग अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में शादी किस प्रकार होती है, 7 फेरों वाला। अगर हम 7 फेरे वगैरह होते हैं, हवन वगैरह, वो बहुत कुछ रस्में होती हैं, ठीक है। अगर हम मुस्लिम संप्रदाय की यहीं पर बात करें तो वहाँ पर विवाह कबूल है, और कबूल इस प्रकार दूल्हे और दुल्हन से पूछा जाता है कि कबूल है, मैंने कहा कबूल है, इस प्रकार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर दोनों में मियाँ बीवी में चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुस्लिम की बात हो, रंजिश हो जाने के कारण वह तलाक के कगार पर अगर बात आती है तो जब वो कोर्ट में जाते हैं तो दोनों के साथ समान ही प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसके अलावा अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी होगा, अगर वह कोर्ट मैरिज भी करेगा तो उनके साथ भी समान प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल नंबर के अनुसार 44 के तहत, कौन सा भैया जी, आर्टिकल नंबर 44 के तहत समान सिविल संहिता, क्या समान सिविल संहिता विवाह, चाहे उनका विवाह किसी भी रीति रिवाज के तहत हुआ हो या कोर्ट मैरिज के तहत होगा, तो थोड़ा सा कोर्ट मैरिज के होगा तो सबको समान ही दिया जाएगा, लेकिन सभी के रीति रिवाज अलग होते हैं ना, तो इस प्रकार। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने पुराने, जैसे मैं बता दूं, अगर मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम संप्रदायों की अगर बात करूं तो वहाँ पर रहता है कि दूल्हा और दुल्हन से पूछा जाता है कि कबूल है, कि निकाह वगैरह पढ़ा जाता है उनका। तो वो ऐसा नहीं है कि शादी मान्य नहीं है, वो भी मान्य ही होगी। अगर उसकी कोई फोटोग्राफ हो जाती है कोई भी सबूत के तौर पर, तो वो मान्य होगा 101%। और कोर्ट मैरिज तो मान्य होता ही है। चाहे हम हिंदू की बात करें तो हिंदू में 7 फेरे वगैरह होते हैं, बारात वगैरह जाती है, बहुत बड़ा वो संस्कृति थोड़ी सी अलग हो जाती है ना, तो वो भी मान्य है। ऐसा नहीं है कि वो विवाह मान्य नहीं है, ठीक है। और कोर्ट मैरिज की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो कोर्ट मैरिज एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है कोर्ट मैरिज के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पर लिखा है नोट, नोट में पढ़ेंगे, अपराध अपराध में कानून को दंड संहिता अर्थात चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। सुनो यहाँ पर समझना कितना बेहतरीन बात, अपराध के कानून के दंड संहिता को क्या बोलते हैं, अपराध के कानून को दंड संहिता, अपराध के कानून को क्या बोलते हैं भैया जी, दंड संहिता। क्या बोलते हैं, दंड संहिता। अपराध के कानून को दंड संहिता बोलते हैं, जबकि चुनाव के कानून को हम आचार संहिता बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, जब चुनाव का टाइम होता है तो कहते हैं कि आचार संहिता लग गई, क्या आचार संहिता लग गई। अगर इस बीच में अगर अंदर गए ना तो चुनाव के बाद ही सुनवाई होगी, जो होगा चुनाव के बाद ही होगा, तो इसको बोलते हैं आचार संहिता। यह कब लगता है, चुनाव के कानून को आचार संहिता, जब चुनाव का टाइम रहता है ना, चुनाव के कानून को आचार संहिता तथा अपराध के कानून को दंड संहिता कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहने का हम कार्य करते हैं। बात करें आर्टिकल नंबर 45 की, यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल नंबर 45, यहाँ पर लिखा है 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। यानी आपको बता दें, हमारा भारत पहले कुपोषण का शिकार हुआ करता था, लोग बाग कुपोषण, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आर्टिकल नंबर 45 के तहत लिखा है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अर्थात मैं आपको बता दूं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में क्या आपको बता दें, दलिया के पैकेट दिए जाते हैं, दलिया दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, विशेष रूप से उनकी मदद की जाती है। क्या रहता है उनका मोटिव, उनका रहता है कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार के। 6 वर्ष से क्या 6 वर्ष से कम बच्चे, 6 वर्ष से कम बच्चे बहुत छोटे होते हैं भैया जी, क्या बहुत छोटे होते हैं, तो उनकी सेहत की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। किसके तहत भैया जी, आर्टिकल नंबर 45 के तहत। तथा यहाँ पर देखना, तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। क्या रहेगी,
6 से लेके 14 वर्ष के 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। उदाहरण के तौर पर आपको आंगनवाड़ी नाम सुना होगा आपने, है ना, और सरकारी स्कूलों के नाम सुने होंगे विशेष रूप से। तो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। 6 वर्ष से कम बच्चों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और ये सब किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? कहना सर यह सब आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता है। किसके भैया जी? कहना सर यह सब आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत आता है। बात करें नोट में तो यहाँ पे लिखा है शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाकर आर्टिकल नंबर 20 का में रख दिया गया है। अब तो कितना बढ़िया हो गया, कितनी बेहतरीन जबरदस्त बात हो गई। किस संविधान संशोधन? याद रखिएगा यही बहुत महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपको बता दें शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के 21 काम में जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है? 21 काम में जोड़ दिया गया है। और अगर ऐसा काम नहीं करेगी सर, क्योंकि मूल अधिकार में जुड़ा है ना, और ऐसा काम नहीं करेगी तो उन पर जाकर केस किया जा सकता है। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ यदि किसी भी आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है और याचिका दायर की जा सकती है। तो यहां पर देखिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के काम में जोड़ दिया गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के काम में जोड़ दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? याद रखिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहना सर 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या कहना सर 86वां संविधान संशोधन 2002। एक बार फिर से देखिएगा, शिक्षा का अधिकार की बात करें, शिक्षा का अधिकार शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के काम में जोड़ दिया गया है। और इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। 2002 के तहत जोड़ा गया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है ना, क्या करते हैं एक बार रिवीजन करने का भी हम कार्य करते हैं। अगर बात करें राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल नंबर 40 के कहेंगे ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल नंबर 41 की कहेंगे कुछ दशाओं में सरकारी सहायता काम शिक्षा प्राप्त करने, जैसे कि वृद्धा पेंशन की बात हो गई, विधवा पेंशन की बात हो गई, विकलांगों को साइकिल की बात हो गई। किसके तहत? कहना सर आर्टिकल नंबर 41 के तहत। बात करें आर्टिकल नंबर 42 की तो कहना सर न्याय संगत कार्यों की मनोचित दशा में सूती सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर या शारीरिक श्रम नहीं कराया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 43 में लिखा है निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए ताकि उसका परिवार चल सके, यानी कुटीर उद्योग की बात की गई है। यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है दमन, क्या दमन, दा से दमन हो गया, दमन 41, 42, 43, दा से हो गया कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, माँ से हो गया क्या हो गया? कहना सर मनोचित दशा, ना से हो गया निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकलों को याद कराने की आपको ट्रिक, क्योंकि समय समय पर सारी चीज़ें आपको दे दूं जिससे कि आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें याद हो जाएं। मेरा मोटिव तो यही रहता है कि इस बार जो भी जॉब आपके हाथ हो ना पकड़ लेना है, क्या झपट्टा मार लेना है। आर्टिकल नंबर 43 के का की बात करें तो उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होगी। आर्टिकल नंबर 44 की बात करें तो समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीति रिवाज अलग अलग हो। नोट की अगर बात करें तो अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। आर्टिकल नंबर 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये भी क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जिम्मेदारी है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के किस काम में जोड़ दिया गया? 86वां संविधान 2002 के तहत। बताइए आज की क्लास शानदार थी ना? मजा आया कि नहीं? देखो हम अपना पूरा समझ लीजिए, ये कहते हैं कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए, यहीं पर इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। बशर्ते ये ध्यान रखिएगा, देखो अगर हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं ना तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर एकेडमी XYZ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री पूरे फाउंडेशन बैच सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें फिजिक्स के सर की यानी देव सर की बात करें तो कहीं ना कहीं जानदार शानदार पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं सारी चीज़ें बेस्ट चल रही हैं और वो भी फ्री। क्या? और फ्री। और आपको गुरु दक्षिणा के तौर पर क्या मांगा जाता है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और उसका भी कोई पैसा नहीं लगना है, वो भी आपका फ्री होना है। तो बिल्कुल संकोच नहीं करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल यहीं पे बटन रहता है, जल्दी जाके बिल्कुल
शेयर बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से भैया, स्क्रीनशॉट लो इसका।